A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, when you talk about the gravitational force, it's of the very low strength as compared to the other forces. उसके बाद बेटा अगर देखा जाए एक और टर्म की तरफ हम आ रहे हैं, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द मून क्या है? You know that. Let's suppose this one is Earth. This one is the center of the Earth. And this one is the radius of the Earth. And moon is revolving around the Earth over there in this orbit. So that means the distance from the center of the Earth to the center of the moon, where the moon is orbiting, this radius is known as orbital radius of the moon. Orbital radius of the moon जो है, इसकी वैल्यू बेटा अगर देखें तो कांस्टेंट है 3.84 into 10 power 5 किलोमीटर कह दें, या दैट में भी अगर यहाँ पे आप देखें, यू राइट दिस वन, किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करें 3.84 into 10 power 8 मीटर. सो दिस इज ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द मून. यह है क्या? इट्स अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सेंटर ऑफ द मून. अब एक कंप्लीट चक्कर करने में, ये जो अभी हमने अर्थ के हवाले से कहा था, भाई ये क्या है? अर्थ, और यहाँ पे मून रिवॉल्व कर रहा है. दिस वन इज अ मून. सो दिस वन इज ऑर्बिटल रेडियस आर एम. यहाँ से अगर मूव करना शुरू करें और ये पूरा कंप्लीट वन कंप्लीट साइकिल और द वन कंप्लीट ट्रिप कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है, दैट वन इज टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट द वन रेवोल्यूशन अबाउट द अर्थ इज नोन एज द टाइम पीरियड ऑफ द मून. तो वो जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है? आमतौर पे मून एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 27.3 डेज लेता है. तो आपने देखा ये 0.3 जब चार ये जो मिलते हैं 27.3 डेज में वन रेवोल्यूशन कंप्लीट होती है आपके पास. तो अब आप 27.3 एक डे में आवर्स कितने हैं? 24. और एक आवर में मैंने मिनट्स कितने हैं? 60 एंड देन 60 सेकेंड्स. इन सब को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दैट मीन्स द टोटल टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट द वन रेवोल्यूशन अबाउट द दैट वन इज इक्वल टू 2.36 into 10 power 6 seconds. So this one is the time period of the moon revolving around the earth. अच्छा, अब आप अगर यहाँ पे आए, जाहिर है moon is revolving about the earth. That means there should be the centripetal acceleration. So this centripetal acceleration R of the moon, let's suppose centripetal acceleration of the moon is equal to v square over r. ये R क्या है? रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सेंटर ऑफ द मून, जिसको हमने अभी क्या कहा था? ऑर्बिटल डिस्टेंस कहा था. कैन आई राइट हियर आर एम? सो व्हेन you know that this v is equal to what? V is equal to r omega. So in terms of the orbital radius, v is equal to r m into omega. अगर इस पे स्क्वायर करेंगे तो ज़ाहिर यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे. दैट मीन्स v स्क्वायर इज इक्वल टू r m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. सो इफ यू पुट ओवर हियर v स्क्वायर की वैल्यू अगर रखी जाए, दैट मीन्स r m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर r m. सो दिस r m विल बी कैंसिल. नाउ सेंटीमीटर acceleration of the moon, you may say the orbital acceleration of the moon is equal to what? Rm omega square. So this one is the formula in terms of the angular speed. अब अगर इसी हवाले से इसमें अगर वैल्यूज पुट कर दिया, एक कंप्लीट अगर जब चक्कर होगा फॉर द वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, यू नो, फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, कैन आई राइट हियर am is equal to rm itself here. And this omega, you know, omega is equal to theta upon t whole square. So am is equal to rm into, आपको पता है for one complete cycle omega is equal to 2 pi and the time is known as the time period, that's whole square. So am is equal to rm into 2 square 4 pi square over t square. So this one is the formula for the orbital acceleration, or you may say the centripetal acceleration of moon when it is revolving around the earth. So that's equal to 4 pi square rm over t square. आपने देखा था इसकी वैल्यूज अभी हमने की थी. वैल्यूज अगर इसमें रख दी जाएं
सो am is equal to 4, पाई की वैल्यू क्या 3.14, rm you already know that rm क्या था, rm की वैल्यू क्या थी बेटा 3.84 into 10 power 8 meter divided by what, divided by t square, and the time was 2.36 into 10 power 6 second. इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर करेंगे तो then there should be the value, that value is 2.72 into 10 power minus 3 what, meter per second square. This is centripetal acceleration of the moon when it is revolving around the earth. अच्छा, ये जो आपके पास acceleration, the value of this is equal to the 1 divided by 60 square times that of the acceleration of, that means this one is equal to what, this one is equal to 1 divided by 60 times square of the gravitational acceleration. So this one is the relation between the gravitational acceleration and orbital acceleration of the moon when it is revolving around the earth's surface. There are the two symbols for the g. Small g, gravitational acceleration, its value may change due to the rotation, due to the height, due to the depth, but when you talk about the capital G, it is a universal constant. That means wherever you go in the space, its value will be the constants. So the value of the G was determined by the Cavendish in 1798 by using an apparatus called the torsion balance. इसी लॉ की मदद से हमने मास ऑफ द अर्थ को कैलकुलेट किया था. सो मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू व्हाट, 5.98 into 10 power 24 किलोग्राम. अप्रोक्सीमेटली आमतौर पे न्यूमेरिकल्स के अंदर इसको हम यूज क्या करते हैं, 6 into 10 power 24 किलोग्राम करते हैं. विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ वी आल्सो फाइंड द डेंसिटी ऑफ द अर्थ. सो डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज 5.5 into 10 power 3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और density of the earth is 5 times the density of the water at 4 degrees Celsius. The density of the interior of the earth is denser than the outer portion, and the mass of the sun is also calculated with the help of the gravitation law. That one is equal to 1.99 into 10 power 30 kilogram. These all informations were calculated with the help of the Newton's gravitation law. After that, you know that just I told you, when we talk about the capital G, that one is a constant, but when we talk about the gravitational acceleration in small g, its value changes with the position of the object as well. कैसे देखें. उसके बाद factors on which the g depends. Small g जो है किन factors पे depend करती है. The value of the g on the earth's surface varies due to the following factors. Number 1, shape of the earth. अर्थ को हम परफेक्टली कंसीडर क्या करते हैं, स्फेरिकल करते हैं, लेकिन हमें पता है कि अर्थ इज नॉट द स्फेरिकल. तो इसका मतलब है जहां पे रेडियल डिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे जी की वैल्यू कम होगी. इसी तरह से रोटेशन ऑफ द अर्थ इज आल्सो इफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ द जी. डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज नॉट अ परफेक्टली स्फेरिकल, सो जी वेरीज एट द पोल, इट्स वैल्यू इज ग्रेटर एज द इक्वेटर इज लेस देन द 9.8. आपके पास याद रखिएगा जी की वैल्यू जो सरफेस पे स्फेरिकल पे 9.8 मीटर पर सेकंड होती है, वो आपके पास पोल पे क्या होती है, द अर्थ इज नॉट अ परफेक्टली स्फेरिकल, सो जी वेरीज एट द पोल, इट्स वैल्यू इज ग्रेटर, वेरीज एट द इक्वेटर पे कम होती है, पोल पे इसकी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है. उसके बाद व्हेन द रेडियस ऑफ द अर्थ इज डबल्ड, देन द जी बिकम्स 4 टाइम्स. फार्मूले क्या से, फार्मूला आपके पास क्या था, G इज इक्वल टू GME अपॉन RE स्क्वायर. आप एक बात तो ध्यान में रखिएगा, भले मास को बढ़ाएं या रेडियस को, दिस G विल रिमेन कांस्टेंट. वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. द वैल्यू ऑफ द G does not depend upon the mass of a body. मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि मास ऑफ द अर्थ पे जरूर डिपेंड करती है. इफ द मास ऑफ द अर्थ इज डबल, then the value of the G will be double. अगर रेडियल डिस्टेंस को आप यहाँ पे डबल करेंगे तो 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी. So that was, these were the effects. उसके बाद
देखें आपने एक चीज पढ़ी थी, यहाँ पे आपके सामने नजर आ रहा है वेट. वेट इज द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडीज टुवर्ड्स द सेंटर. वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स विच प्रिवेंट द बॉडी टू एक्सीलरेट डाउनवर्ड. ये सपोज करें इस वक्त मैं इसको यहाँ रोक के बैठा हूं, उसका मतलब है जितनी फोर्स से मैंने इसको रोका हुआ है इतना ही इसका वेट है. अगर 5 न्यूटन से मैं इसको रोक के बैठा हूं, यानी इसको मूव नहीं करने दे रहा, प्रिवेंट कर रहा हूं, तो इसका वेट भी कितना है, 5 न्यूटन ही है. इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. वेट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये फोर्स है इसलिए इसका यूनिट क्या है, न्यूटन. इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. याद रखिएगा वेट जो है उसकी डायरेक्शन वही होती है जो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन होती है. इसकी जी की वैल्यू लोकेशन से भी चेंज होती है. मोर एट पोल, लेस एट इक्वेटर, डिक्रीज विद द डेप्थ. डेप्थ में जाते हैं तब डिक्रीज होती है. डिक्रीज विद द हाइट, जब एल्टीट्यूड भी जाते हैं तब भी क्या होती है, डिक्रीज होती है. चेंज विद द स्पीड ऑफ द फ्रेम ऑफ द रेफरेंस. जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की स्पीड है उस पर भी ये डिपेंड करती है. डियर स्टूडेंट, वेटलेसनेस क्या है? देखें, द बॉडी which is having the mass should have the weight as well. कैसे? जैसे सपोज करें अगर कोई बॉडी है जिसका मास है 8 किलोग्राम, लेट सपोज. अगर आपसे कहूं उसका वेट कितना है तो mw is equal to mg. that means 8 into g की वैल्यू अगर 10 ली जाए that means 80 न्यूटन. this one is the weight. everybody which is having the mass should have the weight as well. लेकिन अगर कुछ ऐसा हो, ये जो वेट होता है इसको हम क्या कहते हैं, रियल वेट कहते हैं. लेकिन ऐसी कोई कंडीशन आ जाए बेटा, इन स्पाइट ऑफ हैविंग द रियल वेट, रियल ट्रू वेट जो है, ट्रू वेट होने के बावजूद, रियल वेट होने के बावजूद उसका वेट या तो उससे ज्यादा मेजर हो या उससे कम हो. यानी जब आप स्प्रिंग बैलेंस से उसको चेक करें, ऐसी कंडीशन जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का रियल वेट या ट्रू वेट होने के बावजूद वो सेम रीडिंग ना या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, तो उस वेट को क्या कहते हैं, अपेरेंट वेट कहते हैं. लेट सपोज आप किसी बॉडी, जैसे अभी हमने जिस बॉडी का कहा उसका वेट कितना था, 80 न्यूटन. हम इसी सिचुएशन में इसी को मेजर करते हैं, इट अपीयर्स लाइक लेट सपोज 85 न्यूटन. सो दिस इज नोन एज द अपेरेंट वेट, नॉट रियल. अपेरेंट वेट मींस नॉट रियल. इसी तरह से अगर कहीं ऐसा हो कि यही जो अपेरेंट वेट है 80 नहीं 72 न्यूटन लेट सपोज शो हो रहा है, दैट इज आल्सो अपेरेंट, नॉट रियल. तो वेटलेसनेस क्या है, जिस तरह से ज्यादा शो होना या कम शो होना. अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि उसका वेट 0 शो हो, कैसे है मैं अभी प्रूव करूंगा. इन स्पाइट ऑफ हैविंग द ट्रू वेट, इट्स अपेरेंट वेट appears to be 0. This situation is known as weightlessness. अब इसको समझने के लिए आपको इस एग्जाम्पल में जाना पड़ेगा बेटा. लेट सपोज इन दिस रूम वेयर वी आर स्टडिंग राइट नाउ, लेट सपोज दिस वन इज एलिवेटर. ये क्या है, एक एलिवेटर है, लिफ्ट है. लेट सपोज इन दिस एलिवेटर वी आर हैविंग अ स्प्रिंग बैलेंस ओवर हियर. इसकी कुछ रीडिंग है और यहां पर आपने कोई मास हैंग कर दिया है. एलिवेटर्स इन द रेस्ट. दैट मीन्स its apparent weight is always equal to true weight. Means apparent weight is equal to mg. So this one is the first case. When a body is in the stationary condition, real weight is always equal to apparent weight. First thing. There is a slightly change due to the motion of the frame of the reference. अब हमने क्या किया, स्विच ऑन किया, एलिवेटर इज मूविंग अप विद एक्सेलरेशन a. लेट सपोज इट्स मूविंग अप विद एक्सेलरेशन a. ये क्या करी, एक्सेलरेशन a से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है. सो फर्स्ट तो आपको समझ में आ गया अपेरेंट वेट को w डैश से भी शो करते हैं. समटाइम्स इट्स आल्सो बिकॉज दिस वन इज ऑलवेज इक्वल टू द टेंशन इन अ स्प्रिंग. सो t इज इक्वल टू mg भी लिख सकते हैं, कहीं ऐसे भी लिखा होता है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं. दैट वाज द फर्स्ट केस, यू कैन ऑब्जर्व दैट. उसके बाद मैंने सेकंड केस की बात की, व्हेन इट्स मूविंग विद एक्सेलरेशन a इन अपवर्ड डायरेक्शन. केस 2 में क्या है, व्हेन द एलिवेटर इज असेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन a. अब look at this one. When it's moving up
It's under the action of the two forces. One is the weight which is acting downward, other one is the tension that's upward. You know that. It's moving upward, that means the tension is greater than weight, means T minus W is equal to net force. Net force means Newtonian force. You may write here. That one is the MA, that's equal to T minus mg. So T is equal to what? This mg is taking on that side and plus ma. But we know that this tension describes the apparent weight. We may write here W dash is equal to mg plus ma. So this is the equation. When elevator is moving up, you know one thing, mg is the true weight plus ma, that means it will appear increasing. जब कोई एलिवेटर या कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी एक्सेलरेशन ए के साथ ऐसे अपवर्ड मूव हो रहा हो, उसके अंदर किसी भी चीज का वेट अगर आप मेजर करेंगे, इट ऑलवेज अपीयर्स ग्रेटर देन ट्रू वेट. लेकिन एक्सीलरेटेड मोशन हो, याद रखिएगा, यूनिफॉर्म मोशन की बात नहीं कर रहा हूं, एक्सीलरेटेड मोशन है, अपवर्ड जा रहे हैं. अगर सपोज करें एक का वेट 90 न्यूटन है, एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो 90 से वो 95 हो सकता है, 93 हो सकता है, 100 हो सकता है. दैट डिपेंड्स ऑन द एक्सीलरेशन. जितनी एक्सीलरेशन ज्यादा होती जाएगी इतना ही वेट ज्यादा अपीयर होता जाएगा. सो दैट वन इज द सेकंड केस. So the above relation shows this relation shows that the apparent weight of the body is greater than the true weight and the body feels heavier. थर्ड केस अगर आप देखें बेटा, थर्ड केस के अंदर देखिए क्या है. When elevator is descending with the acceleration A, अगर एलिवेटर डाउनवर्ड आ रही है, नीचे आ रही है, तो आप देखिए अंडर द एक्शन ऑफ द टू फोर्सेस अगेन, वेट इज डाउनवर्ड एंड द टेंशन इन अपवर्ड. इट्स कमिंग डाउन, दैट मींस द वेट इज ग्रेटर देन द टेंशन. W minus T is equal to what? Net force. Net force is equal to MA is equal to mg minus T. So rearranging that equation, T is equal to what? mg minus ma. So in this equation, T determines the apparent weight. You can write here W dash is equal to mg minus ma. Over here, this shows that this one is a true weight minus ma. When any frame of the reference is coming down with acceleration, it's in accelerated motion, then its weight always appears less than the true weight. That was the third case. मीन्स वो उसका वेट कम लगेगा जब नीचे आते हैं. आपने देखा कभी कभी ऐसा होता है कोई हैवियर चीज को ऐसे उठाते हैं तो बड़ी मुश्किल से उठती है, लेकिन उसको नीचे रखते हैं तो आसानी के साथ हो जाती है. सो दैट अपीयर्स लाइटर. लास्ट केस बेटा, जिस एलिवेटर के अंदर हम आ रहे थे, अनफॉर्चुनेटली अगर उसकी केबल ब्रेक हो जाए, केबल ब्रेक हो जाए और उस एलिवेटर के अंदर अगर वेट करना हो, मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूं भाई उसमें तो अपनी सांस की पड़ी होती है, किसको लगेगा कि वेट देखे. ऐसे ही होता क्या है. लेकिन अगर लेट सपोज साइंटिफिक वे से हम अगर वहां पे मेजर करना चाहें, यू नो दैट जब केबल्स ब्रेक हो जाएंगे तो मोशन क्या होगा? फ्री फॉल मोशन. फ्री फॉल मोशन के दौरान क्योंकि बॉडी कहां जाएगी? डाउन या अप? डाउन आएगी. इसका मतलब है अपेरेंट वेट आपका, अपेरेंट वेट that would be equal to what? mg minus ma. Just you have told that coming down. So apparent weight is equal to what? mg minus m. यहाँ पे क्या लिखा? a. फ्री फॉल होता है तो acceleration is always equal to g. So putting the value g. So apparent weight is equal to mg minus mg. So that means that's equal to 0. Remember one thing. Whenever an object is coming down in a free falling motion, then in that frame of the reference the weight always appears to be 0. That is known as apparent weight of an object. So the above relation, this relation shows that the apparent weight of a body is 0, but body in the space craft is said to be weightless when the value of the g is taken as a 0. The last topic, that one is artificial gravity. All orbiting spacecrafts along with their astronauts and the other objects are in a state of the free fall and consequently will be in the state of the weightlessness. ये जो भी स्पेसक्राफ्ट आपके वजह खलाबाज वगैरह जो आप कहते हैं, ये क्या होते हैं? वेटलेसनेस की कंडीशन में होते हैं. वेटलेसनेस इन अ स्पेस, it is highly inconvenient to astronauts in a number of the ways. For example,
he cannot pour the liquid into a glass, neither he can drink anything, and also the blood circulating is also making some problems for the astronaut that one. So that's why they cannot live alive, because due to the weightlessness their blood may not circulate. अच्छा, इन सारी डिफिकल्टीज को, टू ओवरकम ऑल दीज डिफिकल्टीज, आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज प्रोड्यूस इन द स्पेसक्राफ्ट बाय स्पिनिंग देम अबाउट देयर एक्सिस. होता क्या है इसमें, जो ये स्पेस शटल जो होती है, स्पेसक्राफ्ट जिसको कहें, उसमें बेसिकली इस तरह से दो चैम्बर्स बनाए जाते हैं. इस तरह से दो चैम्बर्स बनाए जाते हैं और इनको इस टनल के साथ कनेक्ट किया जाता है. इसकी जो लेंथ होती है उसको हम किससे कहते हैं, एल से करते हैं, और इसके सेंटर से लेकर यहाँ तक जो है ये डिस्टेंस, इसको हम क्या कहते हैं, आर से शो करते हैं. सो आफ्टर दैट, जब ये शटल इस तरह से, ये शटल स्पेस के अंदर आती है, तो ये अपने इस एक्सिस के ऊपर, इस एक्सिस के ऊपर ऐसे रोटेट करना शुरू करती है. और आपको पता है जब एक बॉडी रोटेट करती है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. इन टर्म्स ऑफ द एंगुलर स्पीड, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, यू नो दैट, ओमेगा स्क्वायर आर. सो दैट वाज द फार्मूला फॉर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन व्हेन इट स्टार्ट टू रोटेट. इसमें आर क्या है, शटल का रेडियस जो अभी हमने फिगर में देखा था. ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड है, और ये क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. अगर इसी में से देखें तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय आर. और taking the square root on both sides, then the omega is equal to centripetal acceleration over r. Omega, when you talk about the omega, for one complete orbit, you know that would be equal to what, theta upon t is equal to radical AC over r. You know beta, theta means for one complete cycle, that's equal to 2 pi. 2 pi over time period t, that's equal to what, radical AC over r. So reciprocal of the time period is known as the frequency. You may write here frequency is equal to 1 divided by 2 pi, यहाँ पे multiply है, यहाँ के divide हो गया, that's equal to AC over R. So this one basic formula, this one is the basic formula for the frequency, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस फ्रीक्वेंसी के साथ, किस फ्रीक्वेंसी के साथ, 1/2 पाई रेडिकल AC ओवर R के साथ रोटेट करवाया जाए, और इसमें जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो बराबर हो g के, किसके बराबर हो, g के, तो फिर ये फार्मूला क्या बन जाएगा, F इज इक्वल टू 1/2 पाई रेडिकल g ओवर R. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी एट वॉट, इस फ्रीक्वेंसी के साथ जब शटल मूव करना शुरू करेगी तो उसके अंदर बैठे हुए जो भी एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होंगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उनको ऐसा ही फील होगा कि जैसे वो अर्थ के ऊपर है. सो दिस इज द एक्सप्रेशन. सो ओवर हियर, जब भी कहीं ग्रेविटी का प्रॉब्लम आता है तो उसको ओवरकम करने के लिए उसको क्या किया जाता है, रोटेट कराते हैं. बिल्कुल ये एग्जांपल छोटी सी आप ले लें कि आमतौर पे पानी का गिलास अगर ले लिया जाए, उसमें पानी डालकर अगर उसको ऐसे उल्टा कर देंगे तो पानी ज़ाहिर ग्रेविटी की वजह से नीचे चला जाएगा. लेकिन हाफ गिलास हो आपके हाथ में, ऐसे पकड़ के अगर ऐसे आप स्पीड के साथ घूम जाएं, उसके दौरान आप इस गिलास को उल्टा भी करेंगे तो पानी नीचे गिरेगा नहीं. यू नो व्हाई, कि जिस रोटेशन के साथ आप मूव कर रहे हैं आपकी बॉडी में आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस हो रही है, पानी को अपनी तरफ पुल करे. यही आपने देखा होगा आमतौर पर जो सर्कस वगैरह होते हैं उसमें मौत का कुआं वगैरह, उसमें भी जो मोटरसाइकिल आ रहे हैं ऐसे घूम रहे थे, गिरते नहीं है. दैट वन इज द साइंटिफिक रीजन इज दैट आर्टिफिशियल ग्रेविटी अगर इस फ्रीक्वेंसी या इससे ज्यादा क्यार से अगर रोटेट करवाएंगे तो आपको ऐसा ही फील होगा कि जैसे आप अर्थ पे. सो दैट वाज आवर टॉपिक. मे गॉड ब्लेस यू. अल्लाह हाफिज़.